जय जगन्नाथ। वेलकम ऑल फॉर माय टुडेस क्लास ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी, ड्राइविंग फोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला भाग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ दिस? साइकोलॉजी क्या है, पहले वो समझते हैं हम कि साइकोलॉजी क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ questions of individual differences ranging from handshake and assent to difference in ability to think or lead। मीन्स साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का संबंध व्यक्तिगत अंतर मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस से है। रेंजिंग फ्रॉम हैंडशेक एंड एसेंट मतलब जिसमें हाथ मिलाने और आगे बढ़ने से लेकर सोचने या नेतृत्व करने की क्षमता में अंतर तक शामिल है। मतलब एक आदमी का डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स में जो डिफरेंस होता है उसका अध्ययन ही साइकोलॉजी है। मतलब अगर एक आदमी हाथ मिलाता है तो किस तरीक़ा से हाथ मिलाता है, एक आदमी अगर किससे बात करता है तो किस तरीक़ा से बात करता है, एक आदमी अगर किसको लीड करता है या फिर किसी को कुछ कुछ सोचता है, किसी से कुछ अलग टाइप का बात करता है, किसी से कैसे रिलेशन रखता है, तो उसका दिमाग किस हिसाब से बिहेव कर रहा है उसी को अध्ययन ही साइकोलॉजी है। तो अभी आता है कि ये तो हो गया साइकोलॉजी, बट इसका एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग का मन में यहाँ पर 3 सवाल आते हैं साइकोलॉजी जब देखते हैं। हाउ डू वी मेज़र इंडिविजुअल ट्रेट्स? हाउ डू वी मेज़र इंडिविजुअल ट्रेट्स मतलब हम व्यक्तिगत गुणों को कैसे मापते हैं। अगर किसी का इंडिविजुअल गुणों को हम मापेंगे कैसे, तो कैसे मेज़र करेंगे। देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टैलेंट? संगठन प्रतिभा का स्वरूप क्या है। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन accommodate people who differ widely in abilities, interest, personality and education? संगठन ऐसे लोगों को कैसे समायोजन कर सकते हैं जो क्षमताओं, रुचियों, व्यक्तित्व और शिक्षा में व्यापक रूप से भिन्न है। तो ये मेनली 3 सवाल का आंसर हमें ढूंढना है। अगर ये आंसर हमको मिल जाता है तो वही है साइकोलॉजी। एक आदमी का साइकोलॉजी हमको कैसे पता चलेगा कि पहले उसके गुण क्या है वो जानना है, इंडिविजुअल ट्रेट्स क्या है। उसके बाद जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है वो कैसा है वो जानना है। तीसरा सवाल क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एकोमोडेट करता है, जो पीपुल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को एकोमोडेट करता है, उनके अंदर में डिफरेंट टाइप्स के एबिलिटी रहते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं, पर्सनालिटी रहते हैं एंड उनका एजुकेशन भी अलग अलग टाइप का रहता है। तो वो सबको ऑर्गेनाइज कैसे करना है और उसको कैसे एकोमोडेट करके ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना ही साइकोलॉजी है। तो अभी आते हैं हम एक डेफिनेशन की तरफ जो कि ग्लिमर बी वॉन हेलर साइकोलॉजी 1970 हार्पर इंटरनेशनल पब्लिकेशन में दिए हैं। क्या दिए हैं ये इन्होंने ना? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल क्लाइमेट्स, स्टडी ऑफ हाउ वी थिंक, स्टडी of how we learn of personality, study of perception and questions about externally perception, study of sleep and dreams। तो इन महानुभाव ने, जिनका नाम है ग्लिमर बी हॉन हेलर, तो इन्होंने साइकोलॉजी के बारे में क्या लिखा है कि साइकोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ सोशल क्लाइमेट से मतलब
मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण का अध्ययन है। अगर हम बोलेंगे तो हिंदी में मतलब क्या समाज में चल रहा है उसका अध्ययन साइकोलॉजी है। दूसरा मत उनका क्या है कि साइकोलॉजी क्या है ना, स्टडी ऑफ हाउ वी थिंक। स्टडी ऑफ हाउ वी थिंक मतलब हम कैसे सोचते हैं उसका अध्ययन है साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ हाउ वी लर्न अ पर्सनालिटी मतलब हम व्यक्तित्व के बारे में कैसे सीखते हैं। देन स्टडी ऑफ परसेप्शन एंड क्वेश्चन अबाउट एक्सटर्नली परसेप्शन मतलब हम हमारा धारणा क्या है उसको उसका अध्ययन करना और हमारी बाहरी धारणा मतलब हम लोग का जो एक्सटर्नल परसेप्शन है उसके बारे में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न का स्टडी भी साइकोलॉजी है। उसके बाद आ गया स्टडी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स, नींद और सपनों का अध्ययन भी साइकोलॉजी है। तो ग्लिमर भी वॉन हेलर साइकोलॉजी के बारे में ये 5 चीज़ें बताया कि ये 5 चीज़ों का अध्ययन, पहला क्या सामाजिक वातावरण का अध्ययन हो गया, दूसरा हो गया कि हम कैसे सोचते हैं उसका अध्ययन हो गया, तीसरा हो गया कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है उसका अध्ययन हो गया, चौथा क्या है कि हमारे धारणा, हमारा अपना धारणा और बाहरी धारणाओं के बारे में हमारा जो प्रश्न उठता है वो उसका अध्ययन है। और पांचवा क्या आ गया कि स्टडी ऑफ स्लीप्स एंड ड्रीम्स मतलब हम सपनों के बारे में या फिर नींद के बारे में जो स्टडी है हमारा वो भी है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स बिहेवियर एंड मेंटल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। बिहेवियर एंड मेंटल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल मतलब एक आदमी का बिहेवियर और उसकी मानसिक जीवन कैसा है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में वो ये चीज़ स्टडी किया जाता है। और हाउ द बॉडीली मैकेनिज्म्स रिलेट टू लिविंग, टू ग्रुप बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ मतलब हमारा जो बॉडीली मैकेनिज्म है मतलब शारीरिक तंत्र जिसको हम बोलते हैं शारीरिक तंत्र, वो रिलेट करता है, रिलेट टू लिविंग मतलब जीवन, शारीरिक तंत्र जीवन के साथ कैसे रिलेट करता है वो, टू ग्रुप बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ जो समूह व्यवहार एंड मानसिक स्वास्थ्यों से संबंधित रखता है। तो साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स क्या हो गया कि बिहेवियर एंड मेंटल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउ द बॉडीली मैकेनिज्म रिलेट टू द लिविंग टू ग्रुप बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। तो ये हो गया हमारा बी ग्लिमर वॉन हेलर साइकोलॉजी 1970 हापर इंटरनेशनल स्कूल्स। अभी आते हैं एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी। अभी तो ये हो गया साइकोलॉजी जो कि अब हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, अभी हमारा सब्जेक्ट है कि एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी क्या है। तो एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी क्या है कि साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रिलेट्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन two things. First is successful business leadership and second is the mental techniques and characteristics that thriving entrepreneur possess। क्या बोल रहा है अभी देखिए, साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का साइकोलॉजी रिलेट करता है दो चीज़ के बीच में का रिलेशनशिप के बारे में। दो चीज़, पहला क्या सक्सेसफुल बिजनेस लीडरशिप। अब ये देखिए कोई भी आदमी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ही बिजनेस करता है, सभी का एम रहता है सक्सेस, हमको सक्सेस चाहिए। तो वो सक्सेसफुल लीडरशिप है एक चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है कि द मेंटल टेक्निक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट ए थ्राइविंग एंटरप्रेन्योर पोजेसेस। थ्राइविंग एंटरप्रेन्योर जो मेंटल टेक्निक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पोज करता है रखता है अपने पास, उसका सक्सेसफुल लीडरशिप के अंदर में जो रिलेशन है उसका अंडरस्टैंड करने के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजी। तो अभी बोलते हैं कि थ्राइविंग एंटरप्रेन्योर बोलने से कौन है। थ्राइविंग मीन्स
ग्रोइंग, डेवलपिंग और बीइंग सक्सेसफुल। मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं वो उनका मेंटल कैसा है। जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये लोग सब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उनका थॉट प्रोसेस क्या है वो, एंड एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडरशिप क्या है, ये दोनों का बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करना ही एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी है। अभी आते हैं कि यही साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पुट्स एम्फासिस ऑन इमोशनल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक आदमी का इमोशनल एस्पेक्ट एंड मेंटल एस्पेक्ट, ये दोनों का एस्पेक्ट पे क्या करता है, एम्फासिस मतलब इम्पोर्टेंस देता है एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी। जिससे क्या निकल के आता है, जिससे ये निकल के आता है दैट ड्राइव देयर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़। तो उसका इमोशनल एंड मेंटल एस्पेक्ट जैसा रहेगा उस हिसाब से ही वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को ड्राइव कर पाएगा। तो ये जो एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी है ये मत किसका है ना, बॉम, फ्रीज एंड बैरन का है। बॉम, फ्रीज एंड बैरन ने ये एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी का ये वाला थ्योरी बताया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी बॉम, फ्रीज एंड बैरन के हिसाब से क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप सफल व्यावसायिक नेतृत्व और संपन्न उद्यमियों के पास मौजूद मानसिक तकनीकों और विशेषताओं के बीच संबंध को समझने से संबंधित है। उद्यमिता के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व्यक्तियों के भावनात्मक और मानसिक पहलुओं पर जोर देते हैं जो उनके उद्यमशील गतिविधियों को संचालित करते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी थ्योरी। तो मेनली हमारा स्टडी मटेरियल में 3 थ्योरी दिया गया है कि एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी थ्योरी 3 थ्योरी है। 3 थ्योरी को हम समझते हैं। तो पहला थ्योरी क्या है, मैकक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एवरी पर्सन हैज वन ऑफ द 3 ड्राइविंग मोटिवेटर्स। हर आदमी के पास इन तीनों में से कोई एक ड्राइविंग मोटिवेटर्स रहता है। मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए 3 में से कोई एक चीज़ उसके पास रहता ही है। क्या है, पहला द नीड फॉर अचीवमेंट, द नीड फॉर एफिलिएशन, द नीड फॉर पावर। मतलब क्या, ये तीनों में से कोई ना कोई एक मोटिवेटर हर आदमी के पास रहता है। मतलब वो उसके पास अंदर से ही भावना होती है मुझे जीवन में कुछ पाना है, मुझे कुछ अचीव करना है। दूसरा नीड फॉर एफिलिएशन, मतलब वो उसको सबके साथ मिलकर रहना है, सबके साथ रिलेशनशिप रखना है, किसी से बैर नहीं रखना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है वो। तीसरा नीड फॉर पावर, मतलब उसको पावरफुल बनना है, उसको शक्तिशाली बनना है सोसाइटी में। तो ये तीनों में से कोई ना कोई मोटिवेटर हमेशा, मतलब मोटिवेटर बोलने से प्रेरक, कोई ना कोई प्रेरक हमेशा रहता है हर इंडिविजुअल के साथ जो कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो these 3 motivators are not inherent, developed through culture and life experiences। अभी ये रहता है बट ऐसा नहीं कि ये जन्म से रहता है, ये जन्म से नहीं रहता है, इनहेरेंट नहीं है। ये जिस कल्चर में आप बढ़े हैं, जिस टाइप का एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ में मिला है आपको, उसके हिसाब से ये तीनों में से कोई ना कोई मोटिवेटर आपके अंदर बढ़ता रहता है। तो जो पहला मोटिवेटर है दैट इज़ द नीड फॉर अचीवमेंट, ये इस टाइप के आदमी क्या करते हैं ना, लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव गोल्स। मतलब वो उस टाइप के आदमी क्या रहता है कि उन लोग का दिमाग में हमेशा रहता है कि मुझे कोई ना कोई चीज़ अचीव करना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस उसके सामने आता है तो वो हमेशा
तत्पर रहता है कि वो सिचुएशंस को कैसे भी उसको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है और उसको अपने गोल के तरफ आगे बढ़ना है और उसको जीतना है। उसको जीतना है, किसी भी तरह से उसको जीतना है। दैट इज़ द नीड फॉर अचीवमेंट्स। देन अगर एफिलिएशन, जिसका अंदर में मोटिवेटर एफिलिएशन का है, वो क्या करता है, रिलेशनशिप को वैल्यू देता है, वैल्यू रिलेशनशिप्स अबव एनीथिंग एल्स, डोंट लाइक टू स्टैंड आउट और टेक रिस्क। ये हमेशा रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू देता है। वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है। वो बोलता है मेरा लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना, रिस्क लेना नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पाना है। ये जैसे जैसे कि अचीवमेंट जिसको चाहिए वो क्या करता है, वो रिस्क लेना चाहता है, बट ये रिस्क लेना नहीं चाहता है। ये बोलता है मुझे रिस्क नहीं चाहिए, बट सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबके सामने मेरा आइडेंटिटी रहना है, सबको मैं सबसे पहचान बना के रहना चाहता हूँ। ये है एफिलिएशन। अभी थर्ड है द नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर क्या है, लाइक टू कंट्रोल अदर्स एंड बी इन चार्ज। मतलब हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर, सभी के ऊपर वो दिखाना चाहता है। वो एक्चुअली सोसाइटी में अपना खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है, जिसमें वो चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बड़ा हूँ और आई एम द बॉस। उसको हमेशा फील चाहिए। तो ये 3 मोटिवेटर्स जनरली हर इंडिविजुअल के पीछे रहते हैं अगर उसको आगे बढ़ना है तो। ये हो गया मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभी नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजी थ्योरी में जाते हैं, जो है रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। तो रोटर डिफाइंस लोकस ऑफ कंट्रोल एज द डिग्री टू व्हिच ए पर्सन परसीव्स, द डिग्री टू व्हिच ए पर्सन परसीव्स an outcome as being contingent on their own actions or those of external factors, existing along a continuum from a more internalized orientation to a more externalized orientation. अभी ये डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं सिंपल वर्ड में इसको समझा देता हूँ। लोकस ऑफ कंट्रोल पहले क्या है, पहले आप इसका मीनिंग समझते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। लोकस ऑफ कंट्रोल को अगर हम हिंदी में समझेंगे कि ये है, इसको बोलते हैं नियंत्रण का बिंदु। नियंत्रण का बिंदु मतलब कोई भी चीज़ को अगर कंट्रोल में लाना है तो उसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर क्या है, कहाँ कौन सा ऐसा जगह है जिस जगह को हम अगर प्रेस कर देंगे या जिस जगह पे हम अगर हम अपना कंट्रोल ले आएंगे तो पूरा चीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। दैट इज मैं बोल सकता हूँ कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम को ही लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, मतलब नियंत्रण बिंदु बोलते हैं। तो किसी भी इंसान का लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, वो है रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। तो रोटर क्या बोलते हैं कि नियंत्रण के बिंदु को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि वह सीमा है जिस तक कोई व्यक्ति किसी परिणाम को अपने या बाहरी शक्तियों के कार्यों पर निर्भर मानता है। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि जिसको कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य का परिणाम को, मतलब किसी का भी आउटकम को, वो आइदर अपना एक्शन का मतलब अपने काम का परिणाम मानता है या फिर वो मानता है कि नहीं ये मेरा काम का परिणाम नहीं है, मेरा एक्शन का परिणाम नहीं, बाहरी फोर्स के चलते ये परिणाम आया है। मतलब बाहरी शक्तियाँ कोई है जिसके चलते ये काम हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। ये हो गया रोटर्स का थ्योरी। आगे क्या बोलते हैं रोटर्स, जो अधिक आंतरिक अभिविन्यास से अधिक बाह्य अभिविन्यास तक एक सातत्य के साथ विद्यमान रहते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग अलोंग ए कंटिन्यूम फ्रॉम ए मोर इंटरनलाइज्ड ओरिएंटेशन टू ए मोर एक्सटर्नलाइज्ड ओरिएंटेशन। तो अभी रोटर ने क्या बोला,
अगर कोई काम करना है तो वो काम का रिजल्ट जो है आइदर आपका परिश्रम के ऊपर निर्भर है या फिर बाहरी ताकतों के ऊपर निर्भर है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक स्टडी हुआ था, मैं एग्जांपल नहीं एक स्टडी बोलता हूँ, एक्चुअली रियली एक स्टडी हुआ था इसके ऊपर, लोकोस ऑफ कंट्रोल थ्योरी के ऊपर। एक स्कूल में एक स्कूल था। इस स्कूल में क्या किया गया कि दो लाइन में बच्चे बैठे हुए थे। तो पहला लाइन में 3 बच्चे थे और दूसरा लाइन में और 3 बच्चे थे। इन दोनों लाइन को सेपरेटली कर दिया गया, अलग अलग रूम में ले लिया गया। तो ये 3 बच्चों को जो मेंटर थे उन्होंने क्या बताया कि भाई तुम लोग एक चीज़ ध्यान में रखो कि आज तुम जो भी हो वो तुम्हारे काबिलियत के वजह से हो। तुम लोगों को ज़्यादा जितना भी तुम करते हो वो तुम अपने मेहनत से करते हो। तुम लोग को ऐसे बाय वन क्वालिटीज़ कुछ नहीं है। तुम्हारा मेहनत के चलते ही तुम लोग आज इस लेवल तक आए हो और तुम्हारा मेहनत से ही तुम आगे और जाओगे, ये बोला गया। और दूसरा टीम को क्या बोला गया कि तुम लोग को पास इनहेरेंट क्वालिटीज़ है। तुम लोग के पास इनर तुम जन्म से ही इतने चालाक हो कि तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तुमको कोई भी चीज़ अचीव हो सकता है। तुम बिना मेहनत का ही सारा चीज़ अचीव कर सकते हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम ऑलरेडी टैलेंटेड हो तो तुम्हें परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा इस टाइप का उन्होंने बोला। और अभी इन लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया गया सॉल्व करने के लिए और इन लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए। तो रिज़ल्ट का क्या आया कि इन बच्चों ने उन क्वेश्चंस का सलूशन नहीं कर पाया और इन बच्चों ने उस क्वेश्चन का सलूशन कर दिया। तो अभी क्या हुआ, बच्चे तो वही थे, एक ही क्लास के थे, सब अच्छे बच्चे थे, बट इन लोगों ने सलूशन कर दिया और इन्होंने सलूशन नहीं कर पाया। ये है लोकस ऑफ कंट्रोल। इन बच्चों को क्या किया गया कि उनको दिमाग को बाहर से मैसेज ये दिया गया कि भाई जो भी हो तुम अपने काबिलियत के वजह से हो। और इन लोगों को मैसेज दिया गया बाहर से जो भी तुम हो वो तुम्हारी अपनी काबिलियत नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो इन्होंने क्या किया, मेहनत करना बंद कर दिया। तो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट नहीं आया और ये लोग मेहनत पे लग गए क्योंकि उनको पता है कि उनको मेहनत करना है, तो उनके लिए रिज़ल्ट आ गया। तो अगर इस एग्जाम्पल से हम एक पिक्चर अगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसा कुछ पिक्चर आएगा। पहला आता है कि आउट ऑफ योर कंट्रोल, दूसरा आता है आई हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। तो दिमाग में एक्सटर्नल फोर्सेस आता है और इंटरनल फोर्सेस आता है। तो जब इन एक्सटर्नल फोर्सेस रहता है तब आउट ऑफ योर कंट्रोल रहता है। मतलब आप वो दूसरी कक्षा के बच्चे हो जिन लोगों की एक्सटर्नल फोर्सेस उनको पास सब कुछ है, उनको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, तो आउट ऑफ योर कंट्रोल मतलब आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब आप कुछ नहीं सोच सकते कोई भी चीज़ के बारे में। आप ये कर सकते हो कि आपको काम करना है वो हो जाएगा, आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। अभी इंटरनल फोर्सेस मतलब ये है कि आई हैव एवरीथिंग अंडर माई कंट्रोल, मतलब सब कुछ मेरे ही कंट्रोल है, मेरा ही मेहनत से ये रिज़ल्ट आएगा, कोई बाहर मेरे को सपोर्ट करने नहीं आएगा, मेरे पास कोई इनहेरेंट क्वालिटीज़ नहीं है, मैं मेहनत करूँगा तो रिज़ल्ट आएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो अभी इस टाइप का जिसका इंटरनल फोर्सेस स्ट्रांग रहता है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो इसीलिए मैंने लोकोस ऑफ कंट्रोल थ्योरी का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। एक्शन रेगुलेशन थ्योरी क्या बोलता है, लुक्स एट हाउ इंडिविजुअल्स अचीव देयर गोल्स थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रेगुलेशंस। एक्शन रेगुलेशन अचीवमेंट। तो एक्शन रेगुलेशन थ्योरी क्या बोल रहा है कि
इंडिविजुअल्स क्या करता है, अपना गोल्स को, ये इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल अपना गोल को अचीव कर रहा है। कैसे अचीव कर रहा है कि थ्रू ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में अपना एक्शन और उसको रेगुलेट करके, अपना इनपुट्स देकर और उस प्रोसेस को प्रॉपरली चलाकर वो अपने गोल को जो अचीव करता है, इस थ्योरी को एक्शन रेगुलेशन थ्योरी बोलते हैं। तो the theory is particularly useful for understanding organizational design and workflow analysis। ये थ्योरी में एक्चुअली क्या क्या इसमें, इसको क्यों हम यूज करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा काम कैसे करना है, उसका डिजाइन कैसे होगा, उसका वर्क फ्लो कैसे होगा, उसको समझने के लिए। क्योंकि ये क्या है कि गोल्स को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस पे जाना है और प्रोसेस में क्या एक्शन होगा, उसको प्रोसेस को कैसे रेगुलेट होगा, वो समझना एक्शन रेगुलेशन थ्योरी है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने से पहले उसका जो वर्क फ्लो हम बनाते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये थ्योरी को हम यूज़ करते हैं। फिर फ्लॉज एंड हिंड्रेंसेस इन वर्क प्रोसीजर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अगर आपने वर्क फ्लो बनाया तो वर्क फ्लो में आप जान सकते हैं, वो प्लान है, वर्क फ्लो बोलने से प्लान है, उस प्लान में आपने ये प्रोसेस बताया, तो अभी ये प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, ये सब है। तो उसमें आपको फ्लॉज भी दिखेंगे, हिंड्रेंसेस भी दिखेंगे, मतलब अगर कुछ खामियां होंगी तो भी दिखेंगे, अगर कुछ बाधाएं होंगी तो वो भी दिखेंगे। ये जैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो है, तो इसमें आपको फ्लॉ आइडेंटिफाई करना है एंड हिंडरेंसेस आइडेंटिफाई करना है। ये एक्शन रेगुलेशन थ्योरी का काम है। नेक्स्ट क्या काम है एक्शन रेगुलेशन थ्योरी का, कि एक्शन रेगुलेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स इंडिविजुअल्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर as well as its antecedents and consequences in work and organizational contexts। इसके अलावा एक्शन रेगुलेशन थियरी एक्सप्लेन करता है कि इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है कि नहीं, मतलब उसका ये जो फ्लॉ एंड हिंडरेंसेस आइडेंटिफाई करना, डिज़ाइन एंड वर्क फ्लो बनाकर, इस ये सब वर्क फ्लो वो पर्टिकुलर किसी गोल के लिए ही बना रहा है ना, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कर रहा है, वो एक्शन रेगुलेशन थ्योरी बताता है। तो आप फ्लो बनाइए, एक्शन कीजिए, रेगुलेट कीजिए, उसमें फ्लॉज ढूंढिए, हिंड्रेंसेस ढूंढिए, उसको ये सब काम कीजिए, बट ये सब काम का एक ही मकसद होना चाहिए कि ही हैज़ टू अचीव हिज विजन और गोल। उसके साथ साथ उसके कंसिक्वेंसेस क्या आएगा और उसके एंटेसिडेंट्स क्या है वो भी समझना है। अभी आते हैं एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजी में। एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग नेचर, लाइफ सपोर्ट, कम्युनिटी इन द परस्यूट्स ऑफ परसिव्ड opportunities to bring future product, processes and services into existence for gain, that is entrepreneurial action, where gain is broadly construed to include economic and non-economic benefits। अभी इसका मतलब क्या है, to individual, the economy and the society। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप हम क्यों कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप फोकस किसके ऊपर करता है कि आपका जो काम है उससे नेचर को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, पहला चीज़। लाइफ सपोर्ट हो रहा है कि नहीं वो भी देखना है। कम्युनिटी को कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं वो भी देखना है। ये तीनों चीज़ देखने के साथ हमको जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है उसका काम है कि कुछ फ्यूचर प्रोडक्ट्स को लाना, प्रोसेसेस को डिज़ाइन करना एंड सर्विसेज को, कुछ इस टाइप का सर्विसेज लाना जो आज का डेट में नहीं है, इन द परस्यूट्स ऑफ परसिव्ड अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ कर ये चीज़ लाना, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। आज का डेट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिसिंग है और कोई किसी को नहीं दिख रहा है, उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है और कोई नया प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विस को
मार्केट पे लेके आना है फॉर गेन। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप में कोई जा रहा है तो उसको तो गेन तो चाहिए, बट ये गेन बोलने से पैसा वाला गेन नहीं है, एंटरप्रेन्योरल एक्शन में गेन वो बोल रहा है। मतलब एंटरप्रेन्योर को जो मेनली उसका एम क्या है, कुछ गेन करना, कुछ गेन करना, चाहे वो पैसे से हो या फिर फेम से हो, नेम से हो, बट उसको गेन चाहिए। where gain is broadly construed to include economic and नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यही बताया ना, मैं वही बोला कि गेन बोलने से सिर्फ पैसे का नहीं है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी चाहिए टू इंडिविजुअल्स। किसको? सिर्फ एंटरप्रेन्योर को नहीं, बाकी इंडिविजुअल्स भी है, इकोनॉमी को है, मतलब सोसाइटी को है, इकोनॉमी को है, समाज को है, एंड हमारी अर्थनैतिक व्यवस्था का है, और ओवरऑल डेवलपमेंट का है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए? नेचर प्रिजर्व रहना चाहिए, लाइफ सपोर्ट रहना चाहिए, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये सब होने के साथ साथ मेन चीज़ क्या है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, नया प्रोसेस डिजाइन होना चाहिए, और नया सर्विस इंट्रोड्यूस होना चाहिए फॉर गेन ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमी एट लार्ज। Then entrepreneurship needs more support from networks। तो जनरली दो टाइप के नेटवर्क्स का सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को। तो पहला नेटवर्क क्या है? मोरल सपोर्ट नेटवर्क। कोई भी एंटरप्रेन्योर को दो नेटवर्क अपने बना के रखने चाहिए। पहला नेटवर्क क्या है? मोरल सपोर्ट नेटवर्क। तो मोरल सपोर्ट नेटवर्क क्या है? दिस इज सपोर्ट फॉर इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कोई नया आदमी मार्केट में आ रहा है, एंटरप्रेन्योर बनने चाहिए जा रहा है, तो उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि हाउ टू बी एंटरप्रेन्योर। नया बिजनेस में उतर रहा है वो एंटरप्रेन्योर का उसको पर कोई भी आइडिया नहीं है, तो उसको एक मोरल सपोर्ट हमेशा देना चाहिए, उसको कोई बूस्ट करते रहना चाहिए। तो वो एक ऐसा नेटवर्क बनाना उसको चाहिए कि जो उसको बूस्ट करता रहे। तो सबसे बढ़िया नेटवर्क उसमें होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स का नेटवर्क, जिनका काम है कि चीयरिंग स्क्वाड की तरह वो लोग हमेशा उसको चीयर करते रहे, उसको बैकबोन से सपोर्ट करते रहे कि आप बिजनेस पे ध्यान दो, हम लोग घर संभाल लेंगे, घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसको बोलते हैं मोरल सपोर्ट नेटवर्क। सपोर्ट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, मतलब जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर कि आप कोई एंटरप्रेन्योर गिव अप करने के लिए तैयार हो जाता है, वहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स का ये नेटवर्क जो मोरल बूस्ट करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क। मोरल सपोर्ट के बाद हमारा प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क की बहुत ज़रूरी है कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए। ये भी सपोर्ट फॉर इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स है, बट यहाँ पर क्या है कि एडवाइस फ्रॉम मेंटर, बिजनेस एसोसिएट्स, ट्रेड एसोसिएशन और पर्सनल एफिलिएशंस इसमें रहता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि पहला में हमारा मोरल सपोर्ट नेटवर्क में मेनली हमारा जो मेंबर्स रहते हैं फैमिली और फ्रेंड्स रहते हैं, बट यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो रहते हैं मेंटर्स, मतलब आपको जो गाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स, बिजनेस एसोसिएट्स और मेंबर्स ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस्ड है इस बिज़नेस के ऊपर, उन लोगों का नेटवर्क जो कि आपको कोई भी ख़राब सिचुएशन में आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, कोई रास्ता दिखा सकते हैं, कोई मार्ग दिखा सकते हैं, उस टाइप का प्रोफेशनल्स का नेटवर्क। ये दो नेटवर्क कोई भी एंटरप्रेन्योर को ज़रूरी है। बिना इन दो नेटवर्क का कोई भी एंटरप्रेन्योर आगे नहीं बढ़ सकता। अभी आते हैं नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, पहला ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट। ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट। एंटरप्रेन्योरल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, मैं तो अभी आपको पॉइंट वाइज आ गया। पहले आप ये बताइए कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स क्या है, ट्रेट्स का मीनिंग क्या है, ये पहले समझना है।
एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजिकल ट्रेड्स मीन एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजिकल क्वालिटी, मतलब एंटरप्रेन्योर के अंदर में क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, किस टाइप का क्वालिटीज जनरली रहता है एंटरप्रेन्योर के अंदर में, वो उसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे अभी कि ये सब चीज़ क्वालिटीज जनरली एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में रहता है। पहला उसमें क्या है, ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट, मतलब पीपल शुड ड्रीम बिग एंड पुट एफर्ट टू अचीव द सेम। लिमिटेड रिसोर्स इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर कभी भी अगर बिजनेस शुरू करने जाता है तो उसका दिमाग में सबसे बड़ा चीज़ है कि वो हमेशा बहुत बड़ा सोचता है, बट उसके पास लगाने के लिए जो पैसा है ना बिजनेस में वो बहुत कम रहता है, रिसोर्स बहुत कम रहता है, बट फिर भी वो बड़ा सोचता है। जब तक बड़ा सोचेगा नहीं तब तक वो एफर्ट बड़ा नहीं दे पाएगा, और एफर्ट बड़ा नहीं दे पाएगा तो अचीव कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ड्रीम बिग इन स्मॉल इनपुट इज़ द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए गुड एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वालिटी इज डेलीगेट द वर्क टू अदर्स, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है और इम्पोर्टेंट क्वालिटी, इसको मुझे याद रखना है हमेशा। कभी भी आप अगर एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो तो सब कुछ अपने सर पे मत रख लेना, हमेशा डेलीगेट करना वर्क। अगर आप सब कुछ बोलोगे मैं ही कर लूँगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऑलवेज मेक ए टीम एंड allocate वर्क टू द टीम। डेलीगेशन गिव्स मेंटल रिलैक्सेशन, आप अपना दिमाग को रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ समय के लिए शांत कर सकते हैं, तभी तो दिमाग सोचेगा कुछ नया चीज़। आप अगर सब चीज़ अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर रखोगे तो आप क्या सोचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ब्रिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन द टीम, टीम बिल्ड करेंगे और टीम के अंदर में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस तैयार करोगे तो आप डेफिनेटली अपना गोल के तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। देन थर्ड इज सेट हाई स्टैंडर्ड गोल्स एंड डिलीवर, हमेशा गोल हाई स्टैंडर्ड रहना चाहिए। ड्रीम बिग हमने पहले में पढ़ा था ही, और गोल भी, अगर ये तो हो गया सपना बड़ा करना, बट यहाँ पर सपना बड़ा करने के बाद लक्ष्य भी बड़ा करना है, लक्ष्य छोटा करने से नहीं होगा, तो हाई स्टैंडर्ड गोल होना चाहिए। डोंट बी पैनिक इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम वर्किंग अंडर प्रेशर एंड पुश टू वर्क बियॉन्ड द लिमिट्स। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो आपको पैनिक नहीं होना है और उस सिचुएशन से बाहर निकल के जाना है। कभी भी अगर आपको काम में प्रेशर आता है तो उसमें आप पीछे न मत हटिए, आगे बढ़ना है और अपने आप को पुश करते रहना है कि आप अपने लिमिट से बहुत आगे तक बढ़कर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज टेक ए प्रैक्टिकल अप्रोच, नीड नेवर अंडर एस्टिमेट योर बिजनेस, हमेशा प्रैक्टिकल रहना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है योर बिजनेस को। ऑलवेज बी रेडी विथ ए प्लान बी, हमेशा आपके पास एक प्लान बी जरूर रहना चाहिए, प्रैक्टिकल होना है। देन ट्रीट एंड रेज योर बिजनेस लाइक ए चाइल्ड, पुट एवरीथिंग इन योर बिजनेस व्हेन इट्स ग्रोइंग, मतलब आप अगर कोई चाइल्ड को ग्रो करते हैं, कैसे करते हैं, पहले उसको पेरेंटियल प्यार आप देते हैं, उसका केयर करते हैं, पेरेंटियल केयर जो जनरली होता है, आप सब कुछ अपना लगा देते हैं बच्चे को बड़ा करने के लिए। तो उस टाइप का आपको सोचना है अपने बिजनेस के लिए भी। पुट एवरीथिंग इन योर बिजनेस व्हेन इट्स ग्रोइंग, जब वो छोटा है, स्टार्ट कर रहा है, तब आपको सब कुछ उसके ऊपर लगाना है, पूरा ध्यान उसके ऊपर रहना चाहिए, उसको हमेशा ध्यान रख के चलना है, उसको केयरिंग करना है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो प्लेस फॉर सेंटिमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब ये नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप में सेंटिमेंट हो जाना है। अगर आपको आगे जाकर कोई डिसीजन लेना होता है बिजनेस के बारे में तो सेंटिमेंट नहीं होना है, सेंटिमेंटल डिसीजन नहीं लेना है, आपको डिसीजन ऐसे लेना है कि जैसे एक जिससे समाज का भी भला हो और देश का भी भला हो और आपका बिजनेस भी आगे बढ़े। मैप आउट द प्रोजेक्ट्स ब्लूप्रिंट एंड कवर एवरी पॉसिबल पॉइंट विद इन द स्ट्रैटेजी, मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ भी करने से पहले उसके पास एक प्लान जरूर रहता है, प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट जरूर रहता है, वो ब्लूप्रिंट ही उसको आगे का स्ट्रैटेजी बताता है।
नेक्स्ट, फियर इक्वल्स डाउनफॉल। अगर आप डरेंगे तो ज़रूर गिरेंगे। एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी में ये कहता है, अगर डर गया तो मर गया। रूल योर फियर्स एंड बेंड देम अकॉर्डिंग टू योर विल। अपने डर को खुद कमांड दीजिए, खुद लीड कीजिए और उसको हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखिए। आपके हिसाब से डर चलना चाहिए, डर के हिसाब से आप नहीं। एम्पावर एंड ओवरकम फियर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ग्रैटिट्यूड इज योर एटीट्यूड। हम एक सक्सेसफुल आदमी, एक सक्सेसफुल पर्सन शुड ऑलवेज स्टे हम्बल एंड ग्राउंडेड। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपको हम्बल होना पड़ेगा। अब जितना हम लोग का बात में भी है, जितना बड़ा वृक्ष रहता है, जितना फलदायी वृक्ष रहता है, वो हमेशा झुका रहता है। फल, जब वृक्ष में फल बन, कोई पेड़ पे अगर जब फल भर जाते हैं, आम का पेड़ है उसमें आम भरा हुआ रहता है, तब क्या आम का पेड़ का डालिया हमेशा झुक के रहता है कि नहीं? तो दैट इज़ ग्रैटिट्यूड इज योर एटीट्यूड। ये बिजनेस में नहीं, लाइफ में ये शिक्षा सबको रखनी चाहिए कि हमेशा हम्बल रहना है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हम्बल होना सीखना पड़ेगा। सक्सेस इज़ टेम्पररी एंड बिहेवियर इज परमानेंट। सक्सेस कभी भी आपके पास हमेशा नहीं रह सकता, कभी ना कभी जा सकता है, आपके हाथ में वो है नहीं। बट बिहेवियर हमेशा आपके हाथ में ही है। आप अपने हाथ में ही रख सकते हैं बिहेवियर को। आप जिसके साथ जैसा बिहेव करेंगे वो भी उसी हिसाब से, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता है। तो आप जिसके साथ जैसे बिहेव करेंगे वो उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव करेगा। तो बिहेवियर इज ऑलवेज परमानेंट एंड सक्सेस इज टेम्पररी। सक्सेस आता है जाता है, बट बिहेवियर हमेशा रहता है। गेट इन्वेस्टर्स। Never use your own money. Never use your own money in business. Find investors who are willing to work with you. Never lose composure. Keep calm. Business and anger are like nitrogen and hydrogen. Never mix them. हमेशा अपने आप को शांत रखिए। शांत मन ही कुछ अच्छा सोच सकता है और कुछ इनोवेटिव काम कर सकता है। मन जब अशांत रहेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए एंटरप्रेन्योर का मन हमेशा शांत रहना चाहिए। तो इसलिए एक कहावत ये भी है कि बिजनेस एंड एंगर आर लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जैसा है बिजनेस एंड एंगर। इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। आप अगर गुस्से वाले हैं तो बिजनेस नहीं मत कीजिए, कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। हैव फन, एन्जॉय योर वर्क एंड डोंट ट्रीट इट एज अ बर्डन। हमेशा अपने काम को एन्जॉय कीजिए, उसको आप कभी भी आपके ऊपर बोझ मत समझिए। समझेंगे तो काम तो होगा नहीं, ये तो पक्का 100% है कि काम कभी बनेगा नहीं। उसके साथ साथ आपका तबीयत भी खराब हो जाएगा। फॉल एवरी डे, डोंट बी अफ्रेड टू फॉल। अगर कुछ कारण के वजह से आपका नुकसान हो रहा है या फिर आपको कुछ, आपके साथ कुछ खराब हो गया, तो कभी भी डरिए मत, आगे बढ़िए। अगर आप गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपको उठने की भी चांसेस उतने ही मिलते हैं जितना बार आप गिरते हैं। वेक अप विथ रिन्यूड एनर्जी द नेक्स्ट डे। जब भी गिरते हैं उसका अगले दिन आपको फिर नया रिन्यूड एनर्जी के साथ उठना है, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। स्टे क्रिएटिव, शुड नर्चर एंड इम्प्रूव क्रिएटिविटी थ्रू डिफरेंट मेथड्स। हमेशा अपने आप को क्रिएटिव रखिए, कुछ नया चीज़ करने की सोचिए, कुछ नया करने की सोसाइटी के लिए सोचिए, कुछ नया लाने की सोचिए। तभी जाके दिमाग आपका नया चीज़ करने के लिए ट्रेन रहेगा और आप हमेशा दिमाग को रेडी रखेंगे अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इतना रहा आज का वीडियो में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पार्ट
इस सब्जेक्ट का कवर करेंगे। थैंक यू।